वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है हिस्ट्री सीरीज का और आज हम समझेंगे इसमें महाजनपद काल, यानी कि जो महाजनपद का उदय कैसे हुआ है समझेंगे। किसी भी काल या किसी भी टॉपिक को समझने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे अब तक कितने क्वेश्चन आ चुके हैं या किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि महाजनपद काल हम पढ़ने वाले हैं, तो महाजनपद से कैसे क्वेश्चन आते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। तभी आप वो टॉपिक को पढ़ पाओगे और ढंग से उसे अपने माइंड में सेट कर पाओगे। जैसे कि महाजनपद हम पढ़ रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि महाजनपद जो टॉपिक है, इस टॉपिक से किस-किस आयाम से क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं महाजनपद काल की, ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएँगे? वो क्वेश्चन आएँगे कि जो महाजनपद हैं, उनके केंद्र कौन-कौन से हैं? हुआ क्लियर? जो महाजनपद है, उसके मुख्य राजा कौन से हैं? और जो राजा हैं उनका कौन-सा महत्वपूर्ण कार्य अब तक उनने किया है, उसका योगदान क्या है? ठीक है? जो महाजनपद है इसके स्रोत हमें कहाँ से मिले हैं, ये मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है? और कौन-कौन से महाजनपद हैं जिनके बीच में संघर्ष हुआ है, ठीक है? और कौन-सा महाजनपद आरंभ में शक्तिशाली था और कौन-सा महाजनपद अंतिम में शक्तिशाली था। हुआ क्लियर? तो ये इतने टॉपिक, इतने आयाम आपको महाजनपद से याद होना चाहिए। तब आप जो है क्वेश्चन प्री हो या मेंस हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं महाजनपद से, तो आप उसे आसानी से हैंडल कर सकते हो। हुआ क्लियर? अब समझते हैं हम महाजनपद का उदय कैसे हुआ। सबसे पहले तो आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि महाजनपद का उदय कैसे हुआ? जो महाजनपद है, ये बना कैसे? तो हमने सबसे पहले पढ़ चुका है कौन-सा? पाषाण काल। हुआ क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा है कौन-सा? सिंधु घाटी सभ्यता। हुआ क्लियर? इसके बाद हमने पढ़ा था वैदिक सभ्यता, ठीक है? वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हमने पढ़ा था 2 काल। एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। हुआ क्लियर? जो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच में जो डिफरेंस, जो विभाजन पैदा हुआ था, वो क्यों हुआ था? उसके पीछे रीज़न था 1000 बीसी में क्या हुआ था? यहाँ पे हुआ था लोहे की उत्पत्ति हुई थी। इतनी बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। हुआ क्लियर? अब हम चलते हैं कहाँ पर? पाषाण काल में चलते हैं। तो पाषाण काल में जो मानव था वो आदि मानव था। हुआ क्लियर? फिर बहुत सालों बाद उसको समझ में आया कि खाना कैसे खाना है। फिर मध्य पाषाण काल आया। फिर वो जाना कि जानवरों को पालतू बनाना सीखा वो। फिर आया पूरा पाषाण काल आया। उसमें उसने कृषि करना सीख लिया। कृषि का बहुत इनिशियल स्टेट, जैसे कि नदी है। नदी का पानी, जैसे कि नदी के जो किनारे हैं वहाँ पे आकर आता था और फिर वहाँ से चले जाता था। जैसे कि ज्वार-भाटा में ऐसा होता है। तो जो पानी, जो नदी का जो पानी है, जितनी भूमि को वो भिगाता था, उसको वो सींचता था, उतनी जगह में वो कृषि करना सीख चुके थे कि वहाँ पे उन्होंने बीज फेंक दिया। बीज फेंकने के बाद वहाँ से जो फसल पैदा हुई उसे खा लिया। यानी बहुत ही इनिशियल स्टेट, अभी तक कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहा था वो। हुआ क्लियर? इसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद आता है वैदिक काल। वैदिक काल के अंतर्गत हम कहलाते हैं जन। जन यानी कि अभी तक हमारा जो कृषि का विकास उतने तेजी से नहीं हो सका था। इसीलिए अभी भी हम कहना चाहिए पशुपालन पर टिके हुए थे। और पशुपालन के लिए आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाओगे, किसके लिए? वो जाओगे चारे के लिए। क्यों जाओगे? चारे के लिए। चारा किसके लिए? पशुओं के। ठीक है? तो जहाँ पे मनुष्य के खाने योग्य कुछ फल-फूल, कंद-मूल थे और जहाँ पर पशुओं के लिए चारा था, वहाँ पर मनुष्य ने वहाँ पर आवागमन करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से उसका जीवन एक कबीलाई जीवन में तब्दील हो चुका था। तो जब हम कबीलाई जीवन जी रहे थे, तो हम कहलाते थे जन। हुआ क्लियर? लेकिन फिर क्या हुआ कि वैदिक काल में हम पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के बाद जो एक काल आता है, उसे कहते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जहाँ शुरू होता है, वो होता है 1000 बीसी और 1000 बीसी में होती है लोहे की उत्पत्ति और लोहे की उत्पत्ति होने के बाद ही पूरा समाज, अर्थव्यवस्था
और राजनीति में अचानक से बदलाव जाता है। कैसे? जो लोहे की उत्पत्ति है उसने कृषि करना आसान कर दिया। कैसे? समझते हैं। जैसे कि लोहे की उत्पत्ति हो गई, ठीक है? तो लोहे की उत्पत्ति से क्या हुआ? अब मनुष्य जो है, जो मानव है वो औजार बनाना सीख गया था। औजार से क्या करेगा वो? वो काटेगा, वन को काटेगा। वन काटने पर क्या मिलेगा उसे? भूमि मिलेगी, ठीक है? भूमि में क्या करेगा वो? भूमि में वो करेगा कृषि, ठीक है? जब कृषि करेगा तो मनुष्य को जहाँ पे कृषि कर रहा है वहाँ पे क्या मिलेगा? उसे भोजन मिलेगा। जब भोजन मिल जाएगा तो वो किसी भी क्षेत्र में आवागमन करना बंद कर देगा। यानी कि अब उसका जीवन में जो कबीलाई जीवन हो चुका था, वो जीवन अब स्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवन उसका स्थायी हो जाएगा। हुआ क्लियर? जब उसका जीवन स्थायी हो जाएगा, तो वो क्या होगा? वो होगा जनपद। क्योंकि जब जीवन स्थायी होगा, बहुत से लोग एक साथ रहेंगे, बहुत से कबीलाएँ एक साथ रहेंगे, तो सिंपल सी बात है वहाँ विवाद पैदा होगा। विवाद के लिए या किसी को पद दिया जाएगा कि आप जो इस विवाद को सुलझाइए। इस प्रकार से जो पहले जीवन था कबीलाई, वो जीवन हो गया स्थायी, और जब स्थायी हुआ तो हम कहलाए जन से जनपद कहलाए। हुआ क्लियर? यानी छोटे, 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 छोटे जो जन थे, ये आपस में मिलकर क्या बना दिए? जनपद बना दिए। क्यों बना दिए? क्योंकि लोहे की उत्पत्ति हो गई। लोहे की उत्पत्ति क्यों हुई? लोहे की उत्पत्ति से क्या हुआ? कृषि अर्थव्यवस्था में गति आई। कृषि अर्थव्यवस्था से क्या हुआ? मनुष्य को भोजन वहीं मिल गया जहाँ पे वो काम कर रहा था। जब कृषि अर्थव्यवस्था पैदा हो गई, जब कृषि करना सीख गया, तो उसके जीवन में ठहराव आ गया। उसका जीवन स्थायी हो गया। जब जीवन स्थायी हो गया, तो पहले जो जन थे, वो अब जनपद कहलाएगा। हुआ क्लियर? वर्तमान में आप देखोगे जनपद यानी कि तहसील। हुआ क्लियर? लेकिन यहाँ पे जो लोहे की उत्पत्ति हुई थी, उसने कृषि अर्थव्यवस्था पैदा कर दी। उसके बाद भी एक चीज़ यहाँ पैदा हो गई थी, वो हो गई थी सुरक्षा। कैसे? लोहे की उत्पत्ति ने जो कृषि अर्थव्यवस्था पैदा करी, अनाज जो है अतिरिक्त पैदा हो गया। जब अनाज अतिरिक्त पैदा हो गया, अनाज जो है बहुत अधिक मात्रा में पैदा हो गया, तो उसे आप कहाँ जाके बेचोगे? बाज़ार में जाके बेचोगे। तो इससे बाज़ार व्यवस्था की उत्पत्ति हो गई। बाजार ने पैदा कर दिया वाणिज्य, वाणिज्य अर्थव्यवस्था पैदा हो गई। जब वाणिज्य अर्थव्यवस्था पैदा हो गई, धन पैदा हो गया। तो धन की सुरक्षा के लिए किसके पास जाओगे आप? राजा के पास जाओगे। जो धन की सुरक्षा के लिए जो वहाँ के वाणिज्य के जो लोग थे, जो व्यापारी वर्ग था, वो राजा के पास गया कि हमें आप सुरक्षा प्रदान करो। राजा ने बोला कि सुरक्षा मैं दूँगा, परंतु आपको उसके लिए कुछ धन देना पड़ेगा। जिससे कर व्यवस्था पैदा हो गई। जो कर प्रणाली है, जो कर प्रणाली है वो यहाँ से पैदा हो गई। तो राजा को उन्होंने कर दिया। राजा जो है कर लेकर क्या रखा? सेना रखा। राजा ने जो कर प्राप्त किया और कर से उसने क्या करा? कर से उसने सेना पर खर्च करा और सेना की वृद्धि करी। और सेना के द्वारा ही जो वाणिज्य व्यापार था, उनको उन्होंने सुरक्षा प्रदान कर दी। इसी प्रकार जो है कर और अधिक मात्रा में मिलने लगा किसे? राजा को। तो राजा के पास धन आ गया। राजा इससे शक्तिशाली हो गया क्योंकि राजा उस धन का खर्च सेना में वृद्धि में कर रहा था। राजा उस धन का खर्च जो है सेना की वृद्धि में कर रहा था। जब सेना उसकी बढ़ गई, राजा के पास धन आ गया है, तो राजा अपने शक्ति का विस्तार करेगा, अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। तो जो छोटे-छोटे जनपद थे, वो आपस में जीतेगा। जब वो जीतेगा तो वो कहलाएँगे महाजनपद। हुआ क्लियर? यानी कि पहले हम जन थे, जन के बाद बहुत सारे जो जनपद आपस में मिलकर जनपद पैदा कर दिए। जब बहुत सारे जनपद पैदा हो गए तो उसे महाजनपद बोल दिया गया। इस प्रकार से हमें 16 महाजनपद 16 महाजनपद का हमें उल्लेख मिलता है प्राचीन काल में। अब सवाल ये उठता है कि 16 महाजनपद जो जीतेगा वो क्या कहलाएगा? जो राजा 16 महाजनपद को जीत कर अपना एक छत्र चलाएगा, वो होगा क्या? अखंड भारत। जो भी राजा पैदा होगा और जिसने 16 महाजनपद में शासन करेगा, वो कहलाएगा अखंड भारत का निर्माण करेगा।
जिस प्रकार से भारत में आज 28-29 राज्य हैं, उन राज्य में जो शासन करता है, वो पूरा शासन करने वाला पीएम कहलाता है। उसी प्रकार से जो प्राचीन काल में 16 राज्य में शासन करेगा, वो कहलाएगा अखंड भारत का निर्माणकर्ता राजा कहलाएगा। और हम देखते हैं कि जो अशोक राजा हुआ है, उसने 16 महाजनपद को जीतकर अखंड भारत का निर्माण किया था। इसके पहले भी हो चुका था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, परंतु जो उड़ीसा का जो कलिंग क्षेत्र है, उड़ीसा का जो कलिंग राज्य था, उससे विजय प्राप्त नहीं हो पाई थी और जो विजय प्राप्त किया था वो था अशोक। और उस प्रकार जो है अखंड भारत का निर्माण हुआ था और इसी प्रकार जो है अखंड भारत का निर्माण हुआ था। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा कि पहले हम जन थे, फिर जनपद हुए, फिर महाजनपद हुई। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि पहले हम जन थे, छोटे-छोटे जन आपस में मिलकर जनपद बने। इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि इस प्रकार से पहले हम जन थे, छोटे-छोटे जो जन हैं ये आपस में मिलकर क्या बने? जनपद बने और बहुत छोटे-छोटे जनपद जो हैं, ये आपस में मिलकर महाजनपद का निर्माण करें। इस प्रकार से 16 महाजनपद का हमें उल्लेख मिलता है प्राचीन भारत में। हुआ क्लियर? अब जो भी राजा 16 महाजनपद को जीतेगा, वो अखंड भारत का निर्माण करेगा। हुआ क्लियर? तो आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से हम जन से अखंड भारत की ओर हम बढ़े हैं। हुआ क्लियर? अब पढ़ लेते हैं कि जो 16 महाजनपद हैं, ठीक है? इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसके स्रोत कौन से हैं, संघर्ष किनके बीच में हुआ। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं क्या 16 महाजनपद, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इसलिए ध्यान से लोकेशन वाइज पढ़ना है इसको, ठीक है? महाजनपद का उदय अभी जो हमने पढ़ा है वो है 16 महाजनपद प्राचीन भारत में शक्तिशाली राज्य थे जो 6th सेंचुरी बीसी ईसा पूर्व के आसपास उभरे थे, जो मुख्य रूप से इंडो गंगा के मैदान और उत्तरी दक्कन में स्थित थे। इन राज्यों जिनमें राज्य और गणराज्य दोनों शामिल थे। ये ध्यान रखना कि जो 16 महाजनपद है, इसमें हमें दो लक्षण दिखाई देते हैं। एक है राज्य का और एक है गणराज्य का। राज्य और गणराज्य में क्या अंतर होता है हम आगे समझेंगे। और ये जो 16 महाजनपद है, इसका एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली और सैन्य संरचना विकसित की, जिससे मौर्य साम्राज्य के तहत मगध जैसी बड़े साम्राज्य की नींव रखी गई। हुआ क्लियर? मगध एक महाजनपद थी। पढ़ेंगे ये शक्तिशाली क्यों था, ये जानेंगे, ठीक है? अब देख लेते हैं हम इसका लोकेशन वाइज। तो ये जो इमेज दिख रही है आपको, ये इमेज है 16 महाजनपद की, जिसके अंतर्गत काम्बोज, गांधार, हस्तिनापुर, पांचाल, कोसल, मल्ल, वज्र, अंग, मगध, काशी, कौसाम्बी, मत्स्य, चेदी, अवंती, अस्का, सूरसेन। इस प्रकार से ये 16 महाजनपद है, ठीक है? अगर आप मैप में इसको देख पा रहे हो, तो आप देखना कि ये जो 16 महाजनपद है, इसका जो यहाँ पे बसना, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? वो है नदी। जैसे देखना ये एक नदी है, ये नदी किनारे दोनों बसे हैं, काम्बोज और गांधार। यहाँ से गंगा, यमुना, गंडक, ठीक है, कोस, ये सब नदी यहाँ से बहती है और ये गोदावरी, कृष्णा, यहाँ पे ये अस्का है। हुआ क्लियर? यानी कि 16 महाजनपद वहां बसे हैं जहां पर नदी थी। ऐसा क्यों? यानी कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि जल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है यहाँ पर 16 महाजनपद की स्थापना हेतु। क्योंकि नदी में होता है क्या? पानी। पानी से क्या होगा? वहां पे क्या होंगे? वन होंगे। वन में क्या होंगे? जानवर होंगे। जानवर में क्या होंगे? वो होगा हाथी। हाथी यूज कहाँ होगा? सेना में। और क्लियर? जहाँ पे जल होगा वहाँ पे वन होंगे,
जहाँ वन होंगे वहाँ जानवर होंगे, जहाँ पे जानवर होंगे वहाँ पे हाथी होगा और हाथी का यूज़ कहाँ होगा? राज्य की सेना में। हुआ क्लियर? दूसरी चीज़, जहाँ पे पानी होगा, वहाँ पे क्या होगा? कृषि होगी। जहाँ पे कृषि होगी, वहाँ पे अनाज बेचने के लिए बाज़ार होगा। बाज़ार क्या करेगा? वाणिज्य अर्थव्यवस्था पैदा करेगा और वाणिज्य अर्थव्यवस्था क्या पैदा करेगी? कर। क्यों? क्योंकि राजा क्या देगा इनको? वो देगा सुरक्षा, इसलिए कर व्यवस्था वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी। जब कर व्यवस्था स्ट्रॉन्ग होगी तो सिंपल सी बात है, जब कर अधिक आएगा राजा के पास तो राजा क्या करेगा? राजा उस कर का उपयोग करेगा सेना रखने में। हुआ क्लियर? सेना से उसकी शक्ति बढ़ेगी, जो शक्ति बढ़ेगी तो वो अपना राज्य का विस्तार करना चाहेगा। इसीलिए जहाँ-जहाँ पर नदियाँ थी वहाँ-वहाँ पर 16 महाजनपद का उदय हुआ। हुआ क्लियर? ठीक है। और ये 16 महाजनपद हैं, इसका स्रोत क्या है? इसके मुख्य स्रोत तो 2 हैं। एक है बौद्ध ग्रंथ का आगंतुक निकाय और दूसरा है जैन साहित्य का भगवती सूत्र। ये 2 ऐसे साहित्य हैं जहाँ से हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। महाभारत से मिलती है, रामायण से मिलती है और कई ऐसे पुराण हुए हैं जहाँ से मिलती है। परंतु ऑथेंटिक मानते हैं किसको हम? बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को। हुआ क्लियर? अब आप ये देखिए कि जो 16 महाजनपद है, इसका महत्व क्यों है यहाँ पर? अब आप देख लीजिए कि 16 महाजनों को हम वन बाय वन पढ़ते हैं, ठीक है? क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएँगे जैसे कि काम्बोज, गांधार, यहाँ पे दे देगा आपको 1, यहाँ पे दे देगा 2 और क्वेश्चन दे देगा कि 1 में क्या है, 2 में क्या है? तो आपको याद होना चाहिए काम्बोज उत्तर की ओर है, उसके जस्ट नीचे गांधार है। हुआ क्लियर? अगर हम देखें, जो काम्बोज है, ये कहाँ पर है वर्तमान में? ये जो उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान है, वहाँ पर ये स्थित है, ठीक है? और जो काम्बोज है, इसकी जो राजधानी है, वो है हाटा। हुआ क्लियर? काम्बोज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जो उत्तरापथ है, जो उत्तरापथ उत्तरापथ जो सिल्क रूट था, उसमें ये स्थित था काम्बोज, इसलिए इसका महत्व था। ध्यान रखना जो प्राचीन भारत है यहाँ पे जो है सिल्क रूट हुआ करते थे, ठीक है? तो सिल्क रूट जो है एक था उत्तर का, एक था दक्षिण का। तो जो उत्तरापथ है ये एक सिल्क रूट था जहाँ से सिल्क का व्यापार होता था, इसलिए इसे सिल्क रूट कहते थे या फिर उत्तरापथ इसका नाम था। तो जो उत्तरापथ है उसमें ही स्थित क्या था? ये महाजनपद था। कौन-सा? काम्बोज, इसलिए ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और दूसरी चीज़ जो काम्बोज है, ये है उत्कृष्ट नस्ल के घोड़े के लिए ये प्रसिद्ध था। क्या? काम्बोज। और क्लियर? अब बात कर लेते हैं किसकी हम? गांधार की। जो गांधार है, गांधार की राजधानी थी, वो थी तक्षशिला। एक राजा हुआ है प्राचीन में, उसका नाम हुआ है तक्ष। तक्ष ने जहाँ पे एक रखा था शिला, उस स्थान को बोला गया तक्षशिला और वो बाद में जाकर गांधार की क्या बनी? वो बनी राजधानी बनी। गांधार अगर आप जाओगे तो महाभारत काल में जो गांधारी थी, शकुनी की पत्नी यहीं की थी। शकुनी यहाँ का राजा था। शकुनी लोग भी 100 भाई थे, परंतु जो गांधारी है उसको श्राप था कि वो उसका पहला पति मर जाएगा। इसीलिए जो गांधारी का विवाह होता है पहले ये बकरे से होता है और बकरा मर जाता है। फिर जो कुरु वंश के राजकुमार हुए हैं उसका नाम हुआ है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधारी से, परंतु धृतराष्ट्र को पता लग गया कि ये एक बकरे की विधवा का पति मैं हूँ, तो उन्होंने सजा दी किसको? शकुनियों के 100 भाइयों को, उनको मार दिया और शकुनी इस प्रकार से बदला लेने के लिए कहाँ गया था? वो आ गया था हस्तिनापुर, ठीक है? और हस्तिनापुर में उसने रहकर बदला लिया और आप जानते हो कि शकुनी के कारण ही युद्ध हुआ और युद्ध के पश्चात जो है कौरव वंश और पांडव वंश आपस में लड़कर मर गए। हुआ क्लियर? तो शकुनी जो है कहाँ का था? वो था गांधार का। हुआ क्लियर? जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है?
नेक्स्ट महाजनपद है वो है कुरु। और जो कुरु है इसकी जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। क्या थी? इंद्रप्रस्थ। अगर आप जानते हो महाभारत में कुरु वंश में संघर्ष की कहानी जानते होंगे आप कि किस प्रकार से महाभारत में कौरव और पांडव आपस में लड़कर खत्म हो गए। तो जो कौरव वंश था, जो इंद्रप्रस्थ राजधानी है, वो जो कौरव वंश था ये हस्तिनापुरी है, जहाँ पे महाभारत की कहानी हमें सुनाई मिलती है, जहाँ पे कौरव थे, पांडव थे, श्री कृष्ण थे। ठीक है, तो ये कुरु वंश वही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट महाजनपद है वो है सुरसेन। और जो सुरसेन है उसकी जो राजधानी थी वो थी मथुरा। ये ध्यान रखना कि जो सुरसेन का राजा हुआ है उस राजा का नाम है अवंतीपुरा, जो बुद्ध का शिष्य था। कभी कभी क्वेश्चन आ जाए वो कि अवंतीपुरा किसका राजा था, तो वो था सुरसेन का। या भी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि बुद्ध का शिष्य कौन सा राजा था 16 महाजनपद में से, तो वो थे सुरसेन के राजा कौन? अवंतीपुरा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है मत्स्य। मत्स्य की जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। विराटनगर वही नगर है, अगर आप महाभारत देखे होंगे तो महाभारत में पांडवों को 12 वर्ष तो क्या हुआ था? वनवास हुआ था। उसमें से 1 वर्ष काटना था इनको, अज्ञात वर्ष में काटना था। और जो विराट नगर है यहाँ पे एक सेनापति था, उसका नाम था किंचित। और जो ये किंचित था ये दुर्योधन यानी जो कौरव का बड़ा भाई था दुर्योधन, उसका ये मित्र था। इसलिए श्री कृष्ण ने विराट नगर में ही 5 पांडवों को 1 वर्ष का अज्ञातवास काटने के लिए यहाँ भेजा था। और यहाँ पे भेजने के पश्चात श्री कृष्ण ने बोला था कि तुम वो काम करना जो तुम्हारे नेचर के खिलाफ है। जैसे कि भीम को खाने का शौक था तो भीम ने रसोई पकड़ लिया और वहाँ खाना खाता नहीं था। और जो युधिष्ठिर हुए हैं इनको झूठ बोलना पसंद नहीं था, इन्होंने झूठ बोलने के लिए वहाँ पे एक पद धारण कर लिया। और जो अर्जुन थे ये किन्नर बन गए। ठीक है, इस प्रकार से पांचों भाई ने अपने नेचर के खिलाफ ही वहां पे काम किया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 1 साल में अगर वो ढूंढ लेते कौन कौरव लोग, तो फिर से उनका 12 वर्ष वनवास बढ़ जाता। इसलिए इसलिए श्री कृष्ण की चाल थी अगर तुम यहाँ रुकोगे तो यहाँ पे जो दुर्योधन है कभी नहीं आ पाएगा। क्योंकि जो दुर्योधन है वो ये जानता था कि जो विराट नगर में मेरा मित्र है सेनापति किंचित, उसके रहते यहाँ पे कोई भी पांडव यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर आएगा तो पकड़ा जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने उनकी वेशभूषा बदलकर 1 वर्ष का अज्ञातवास काटने के लिए बोला था यहाँ पर कुछ वर्ष। इसलिए श्री कृष्ण ने प्लानिंग किया कि आप जाके वहीं रुको, परंतु वो काम करना जो आपके नेचर के खिलाफ है। हुआ क्लियर? तो ये वही विराटनगर है। कौन सा? जो मत्स्य की राजधानी थी। हुआ क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है महाजनपद वो है अवंतिका। अवंतिका इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जो 16 महाजनपद हुई है उसमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद थी वो कौन सी थी? वो थी मगध। ये तो क्वेश्चन हो गया पहले का आंसर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी महाजनपद थी जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा था? तो वो थी अवंतिका। अवंतिका कहने का मतलब है कि आज का जो मध्य प्रदेश है वहां पे जो उज्जैन है उसे ही कहते थे अवंतिका। और जो उत्तरी अवंतिका थी इसकी 2 राजधानी थी। जो उत्तरी अवंतिका की राजधानी थी वो थी उज्जैन, और जो दक्षिण अवंतिका थी उसकी जो राजधानी थी वो थी महसमती। वक्त लिए ध्यान रखना। और यहाँ पे एक राजा हुआ है महान, उसका नाम हुआ है चंड प्रद्योत। और ये क्वेश्चन 2019 से पूछ चुका है कि चंड प्रद्योत एक महान राजा था, वो किस महाजनपद का राजा था? तो कहाँ का था वो? अवंतिका का था। ये उसका आंसर था। हुआ क्लियर? नेक्स्ट महाजनपद है वो है असस्का। असस्का की राजधानी थी वो थी पोटाली। क्या थी? पोटाली। ये ध्यान रखना कि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद थी, उसका नाम है असस्का। और इसकी राजधानी क्या थी? वो थी पोटल। और जो ये आधुनिक जो क्षेत्र है वो है निजामाबाद, तेलंगाना। ये ध्यान रखना कि एक ही महाजनपद थी दक्षिण में, उसका नाम है असस्का, और इसकी जो राजधानी थी वो थी पोटाली। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट महाजनपद है वो है पांचाल। पांचाल की जो राजधानी थी वो थी आधुनिक बरेली, और पहले इसका नाम था अहिच्छत्र।
क्या नाम था? अहिच्छत्रया काम्पिल्ले। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ये उत्तर प्रदेश में वर्तमान में स्थित है। नेक्स्ट महाजनपद है, उसका नाम है कोसल, और कोसल की जो राजधानी है वो है श्रावस्ती। क्या है? श्रावस्ती। और ये ध्यान रखना कि श्रावस्ती में ही भगवान बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश है। जो भगवान बुद्ध हुए हैं उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है? वो है श्रावस्ती में। ये क्वेश्चन आता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो वो दिए हैं कहाँ पर? श्रावस्ती, जो कोसल की क्या थी? राजधानी थी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट महाजनपद है वो है मगध। मगध की राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। और ये ध्यान रखना कि जो मगध है वो 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी। अगर कभी क्वेश्चन आता है आपको कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सी थी? तो वो थी मगध। सवाल ये उठता है कि मगध का शक्तिशाली होने के पीछे क्या कारण है? तो ध्यान रखना, मगध गंगा और यमुना के दोआब में स्थित थी। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच में स्थित होना। तो गंगा और यमुना के दोआब में स्थित थी मगध महाजनपद। जब दोआब में स्थित है तो कृषि योग्य भूमि अच्छी होगी। हुआ क्लियर? कृषि अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा होगा, बाजार अच्छा होगा, वाणिज्य अच्छा होगा, कर अच्छा होगा। कर से राजा शक्तिशाली होगा। हुआ क्लियर? अब दो नदियां हैं तो जल है तो वन है तो जानवर है तो हाथी है तो सेना शक्तिशाली होगी। इस प्रकार से जो आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से दोआब में होने के कारण ही मगध जो है 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी। हुआ क्लियर? जिसकी राजधानी क्या थी? वो थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट महाजनपद है वो है मल्ल, और जो मल्ल है इसकी राजधानी क्या थी? वो थी कुशीनारा। और मैं आपको बता दूं कि भगवान बुद्ध ने अंतिम में जो भोजन किया था वो कहाँ किया था? वो पावा पावा यानी कि कुशीनारा में ही किया था। और भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कहाँ पर? वो कुशीनारा, जो मल्ल की राजधानी थी। वह क्लियर? ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, जो मल्ल गणराज्य है इसकी जो राजधानी हुई है वो हुई है कुशीनगर। और कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट महाजनपद है वो है वज्जी, और वज्जी की जो राजधानी है वो है वैशाली। ये ध्यान रखना कि ये 10 राजाओं का संग वाला एक गणराज्य था। क्या बोला मैंने? 10 राजाओं के संग वाला एक गणराज्य था, जिसमें लिच्छवी, विदेही, मैथिली ऐसे बहुत से 10 राजा थे, उनका ये गणराज्य था। हुआ क्लियर? इसलिए कहा गया है कि जो महाजनपद है इसमें हमें राज्य प्लस गणराज्य दोनों के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। ये समझेंगे आगे कि गणराज्य क्या होता है और महाजनपद क्या होता है। हुआ क्लियर? अंतिम जो महाजनपद है वो है अंग, जिसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी। ये ध्यान रखना कि जो दक्षिण पूर्वी, ये दक्षिण हो गया और ये पूर्वी हो गया। यहाँ पर जाने वाले जो व्यापारी होते थे उसके लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र क्या था? वो था अंग। अगर आपको व्यापार के लिए यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, पूर्व जाना है या दक्षिण जाना है, उसके लिए जो व्यापारी होते थे उनके लिए महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? व्यापारिक केंद्र वो था अंग। इसलिए अंग जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसकी राजधानी क्या थी? वो थी चंपा। और ये ध्यान रखना, आपने कहानी पढ़ा होगा महाभारत की, तो महाभारत काल में जो पांडव हुए हैं, पांडव कुंती के पुत्र थे, परंतु कुंती का एक और बेटा था, उसका नाम था कर्ण। और जब कर्ण बड़ा होता है तो उसका मित्र कौन बनता है? वो बनता है दुर्योधन। और दुर्योधन जो है उसे एक राज्य का राजा बनाता है। और राज्य कौन सा होता है? वो है अंग प्रदेश। ये वही अंग प्रदेश है जिसका राजा कर्ण बनता है। जो दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में जो व्यापारियों के लिए एक व्यापारिक केंद्र था वो था अंग, जिसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी। जिसका राजा कौन था? कर्ण था। हुआ क्लियर? इस प्रकार से जो यहाँ पर 16 महाजनपद है ये पढ़ के खत्म होता है। ठीक है, ये है 16 महाजनपद, उनकी राजधानी और ये वर्तमान क्षेत्र, ये पढ़ लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट महाजनपद है वो है चेदी, जिसकी राजधानी है वो है शक्तिमती। चेदी वही महाजनपद है जिसका राजा हुआ है महाभारत काल में, नाम सुना होगा शिशुपाल।
शिशुपाल जो है श्री कृष्ण के बुआ का बेटा था और श्री कृष्ण ने बोला था कि तुम में 100 गलतियां माफ है, जिस दिन तुम 100 गलतियां कर लोगे उस दिन मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। लेकिन जो शिशुपाल है वो युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में 100 गलती कर देता है और वहां पे श्री कृष्ण जो है शिशुपाल की हत्या कर देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जहां तक किसी पीएससी में आ चुका है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसकी 100 गलतियां करने के पश्चात श्री कृष्ण ने उसकी हत्या कर दी थी, तो वो था शिशुपाल। वो शिशुपाल जो है चेदी महाजनपद का ही राजा था, जिसकी राजधानी क्या थी, वो थी शक्तिमती। ये ध्यान रखना कि जो वैशाली के लिच्छवी हैं, जो वैशाली के लिच्छवी हैं, इन्होंने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। एक क्वेश्चन कभी आता है कि विश्व का पहला गणतंत्र किसने स्थापित किया था, तो ध्यान रखना वैशाली के लिच्छवी ने ही विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। हुआ क्लियर? इस प्रकार से आपके 16 महाजनपद समाप्त हो जाते हैं। महाजनपद का अर्थ है महान साम्राज्य या महान राज्य, जिन्हें अपनी प्रशासनिक प्रणाली, किलेबंदी, राजधानी, सैन्य संरचना विकसित की थी। हुआ क्लियर? इनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो वो है 16 महाजनपद जो है आधुनिक अफगानिस्तान से लेकर बिहार, हिमालय की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी और उत्तर भारत में गंगा के मैदान में फैले हुए ये 16 महाजनपद थे। ठीक है, वे भारत के बुद्ध के उदय के समकालीन थे और ये 16 महाजनपद थे, ये क्या थे, बुद्ध के समकालीन थे। महाजनपदों के प्रकार हैं, तो ये ध्यान रखना कि महाजनपद के 2 प्रकार थे, एक है राजतंत्रीय यानी राज्य और एक है गणतंत्रीय। और बता चुका हूं आपको मैंने कि विश्व का पहला जो गणतंत्र स्थापित किया था वो किया था वैशाली के लिच्छवी ने। हुआ क्लियर? और इन जो 16 महाजनपद है इसकी जानकारी के स्रोत क्या हैं, तो वो है महाभारत, रामायण और कुछ संस्कृत महाकाव्य। लेकिन सबसे ऑथेंटिक माना जाता है बुद्ध ग्रंथ का आगंतुर निकाय और जैन साहित्य का भगवती सूत्र। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे लगभग लगभग जितने भी इसके आयाम थे किसके, महाजनपद की, ये खत्म होते हैं। ठीक है, कल हम जो है इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अब तक एग्जाम में आ चुके हैं उन क्वेश्चन को कर लेंगे, ताकि इसके जो भी डाउट बचे होंगे वो वहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के एप्लीकेशन पर, तो प्लीज़ उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट पीवाईक्यू में।